हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर फर्स्ट से फोर्थ तक योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस यानी कि योग दर्शन एवं करियर योग नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका वैल्यू एडिशन कोर्स यानी कि वैक का सब्जेक्ट है। तो अगर आप ड्यू सोल रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू सोल रेगुलर एनसीवैब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक योगा फिलोसफी एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट के यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 3 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने इसकी फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स समझे थे और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 3 पतंजलि कर्त योग सूत्र का सामान्य परिचय एवं समाधि पात्र के प्रथम 2 सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि योगा का असली फॉर्मूला क्या है और एक कैसे एक सिंपल प्रैक्टिस को साइंस और सिस्टम बना दिया गया, तो इसका आंसर है हमारे महर्षि पतंजलि जी। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि जो योगा सूत्र का पूरा कॉन्सेप्ट है उसको किस तरीके से उसका विकास हुआ। तो चलिए स्टूडेंट, इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटे से इंट्रोडक्शन यानी कि एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसका बेसिक समझो। तो पतंजलि के योग सूत्र योग दर्शन का सबसे प्रमाणिक ग्रंथ है। तो योग सूत्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें योगा को प्रॉपर सिस्टम में एक्सप्लेन किया गया है, उसी को हम योग सूत्र कहते हैं। तो इसमें योग की परिभाषा, साधना और फल का व्यवस्थित वर्णन मिलता है। तो जो हमारा योग सूत्र है इसमें बताया गया है योगा क्या है, कैसे करें और उसका क्या रिजल्ट होगा। तो इसमें टोटल अगर आप बात करें 195 यानी कि 195 सूत्र है, जो कि हमारे 4 भागों यानी कि 4 पादों में विभाजित है। तो यही था हमारा एक छोटी सी प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है योग शब्द की व्युत्पत्ति तथा परिभाषा को लेकर। तो अब समझते हैं योगा का मतलब क्या है, यानी कि योगा की जो व्युत्पत्ति है योग शब्द की वो किस तरीके से हुई। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले की वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा योग शब्द है वो हमारे युज धातु से बना है, संस्कृत धातु युज से, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलना। तो युज धातु से बना है हमारा योगा, जिसका अर्थ है जोड़ना यानी कि कनेक्शन। तो योग शब्द संस्कृत धातु युज से बना है, अर्थ जोड़ना, मिलाना या एकत्व स्थापित करना। तो पतंजलि की परिभाषा के अनुसार अगर हम बात करें तो पतंजलि कहते हैं योगा चित्त वृद्धि निरोध है, यानी कि जो योगा है वो मन के चंचल वृत्तियों को रोकना ही योग है। तो मन की चंचल वृत्तियों को रोकना ही योग है, यानी कि आपके मन में जो डिस्ट्रैक्शंस चलते हैं उनको रोकना और हमारे मन को शांत रखना ही योगा है। तो माइंड की चंचलता को कंट्रोल करना ही योगा है। तो स्टूडेंट, आप इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझिएगा। सोचो अगर आप पढ़ने बैठते हो पर माइंड इधर उधर भटकता है, आपके फोन पर, आपके रील्स में, आपकी थॉट्स पर, तो जब तुम उन सबको कंट्रोल कर लेते हो तो उसी को ही हम कहते हैं योगा। तो यही था हमारा योग शब्द की व्युत्पत्ति तथा परिभाषा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है योग दर्शन की प्राचीन परंपरा को लेकर। तो जैसे कि हमने इससे पहले की यूनिट में जो योग था उसके जो विकास यात्रा थी उसको समझा था कि जो योगा है वो किसी एक दिन में नहीं बना, बल्कि ये डेवलप हुआ हमारे वैदिक काल से, वेदों से, उपनिषद से, महाभारत से और गीता से। यानी कि इसका जो विकास है वो हमारे हर काल में हुआ है और इसके हमें कुछ अनेक ग्रंथ भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कट उपनिषद हो गए, श्वेताश्वतर हो गया, उपनिषद हो गया, गीता हो गया। तो इनमें भी हमें योग देखने को मिलती है। तो डिफरेंट बुक्स में भी योगा का जो मेंशन है वो हमें देखने को मिलता है। तो पतंजलि जी ने क्या किया उसको हम समझ लेते हैं।
तो पतंजलि जी ने सबको एक सिस्टम में ऑर्गेनाइज कर दिया और उसी को कहा उन्होंने पतंजलि योग सूत्र। तो जो महर्षि पतंजलि जी थे उन्होंने इन्हीं परंपराओं को एक जगह पर व्यवस्थित रूप दिया, इसीलिए जो हमारे महर्षि पतंजलि है वे बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं। तो समझिए जो हमारे, ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा योग दर्शन की प्राचीन परंपरा हो गई। अब हम बात कर लेते हैं हमारे महर्षि पतंजलि एक परिचय के रूप में, यानी कि जब से हम जो बात कर रहे हैं महर्षि पतंजलि के बारे में, तो बात कर लेते हैं आखिर ये महर्षि पतंजलि आखिर है क्या। तो स्टूडेंट अब मिलते हैं हमें एक हीरो से जो कि हमारे प्राचीन टाइम के, एंसेंट टाइम के एक हीरो थे। तो इनका जो जीवन काल है वो निर्धारित नहीं है, यानी कि अलग अलग समय में इसका जो जीवन काल है इनका वो अलग अलग ग्रंथों से हमें अलग अलग टाइम पीरियड मिलता है, लेकिन जो मेन माना जाता है वो हमारा 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। तो स्टूडेंट सेकेंड, सॉरी 20वीं नहीं, आपकी दूसरी यानी कि सेकंड सेंचुरी बीसी के टाइम पे इनका जो जीवन काल है वो माना जाता है। और अप्रोक्स जो अगर आप बात करें तो उन्होंने जो प्रमुख ग्रंथ दिए वे 3 ग्रंथ दिए। तो उन्होंने 3 इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए, जिसमें सबसे पहला था महाभाष्य जो कि व्याकरण में था, जिसे हम ग्रामर भी कहते हैं। सेकंड आता है चरक संहिता, आयुर्वेद में योगदान, यानी कि जो कि हमारा चक्र संहिता जो था उसमें उन्होंने योगदान दिया जो कि आयुर्वेद के क्षेत्र में था। थर्ड आता है योग सूत्र जो कि योग के क्षेत्र में था, जिसके बारे में हम बात करते हैं और यही हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो योग सूत्र में उनका जो दार्शनिक योगदान है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट सबसे बड़ा बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन उनका यही था कि उन्होंने योगा को साइंटिफिक और सिस्टमेटिक बनाया, इसीलिए उनको इतना प्रसिद्धि मिली। तो यही थे हमारे महर्षि पतंजलि। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है पतंजलि कृत योग सूत्र का संक्षिप्त परिचय, यानी कि हम समझ लेते हैं जो पतंजलि जी का योग सूत्र है वो आखिर है क्या। तो पतंजलि जी ने योगा को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, उन 4 पार्ट्स को हम देख लेते हैं। जिसमें हमारा सबसे पहले जो आता है वो आता है समाधिपाद। तो समाधिपाद क्या है आप उसको समझिएगा। समाधिपाद में क्या है, समाधिपाद में योग की परिभाषा और स्वरूप, यानी कि समाधिपाद में योगा की डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ समाधि लिखे हुए हैं, यानी कि समाधि कितने प्रकार की है, जिसमें समाधि को 4 प्रकार की बताया गया है। पहला सवितर्क, सेकंड निर्वितर्क और थर्ड सविचार और फोर्थ निर्विचार। यानी कि यहाँ पर उन्होंने समाधिपाद में समाधि को 4 प्रकार में बताया है और इसका जो मुख्य सूत्र है वो है योग स्थित वृत्ति निरोध है। यानी कि उन्होंने कहा अर्थात जो योग है वो हमारी चंचल वृत्तियों का निरोध करना है, उसी को हम योग कहते हैं। तो ये था हमारा समाधिपाद। सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है साधन पाद को लेकर। तो साधन पाद में क्या डिस्कस किया गया है, साधन पाद में बताया गया अष्टांग योग के बारे में, यानी कि जो हमारे अष्टांग योग है, प्रैक्टिस का मेथड जिसे हम कहते हैं, जैसे कि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ये हमारे अष्टांग योग हो गए, इनके बारे में साधन पाद में बताया गया है। तो साधक के लिए अनुशासन और साधन भी हमारे साधन पाद में बताए गए हैं। इसके बाद थर्ड आता है विभूति पाद। तो विभूति पाद में क्या बात है, विभूति पाद में जो आता है वो आता है योग अभ्यास से प्राप्त होने वाली विभूतियां, अलौकिक शक्तियां, यानी कि स्पेशल पावर जो हमारी सिद्धीज होती है, जिन्हें हम सिद्धि कहते हैं कुछ, उनके बारे में विभूति पाद में बताया गया है। जैसे आप देखिए लघुता हो गई, दूरदर्शन हो गए, दूर श्रवण हो गए या मनोवाचन हो गए, तो ये सभी हमारे विभूति पाद के अंतर्गत बताए गए हैं। इसके बाद फोर्थ और जो लास्ट आता है वो आता है कैवल्य पाद। तो कैवल्य पाद में क्या बताया गया है, कैवल्य पाद में आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग दिखाया गया है। यहाँ पर जो कैवल्य का अर्थ है स्टूडेंट वो आत्मा का परम स्वतंत्र स्वरूप होता है। तो आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। सोच लीजिएगा आप कोई गेम खेल रहे हैं, तो लेवल 1 जो है वो एक बेसिक है, लेवल 2 प्रैक्टिस और लेवल 3 पावर अनलॉक और लेवल 4 फाइनल विक्ट्री। यानी कि सेम यही हमारी योगा की जर्नी है। सबसे पहले समाधिपाद, फिर साधनपाद, फिर विभूतिपाद और फोर्थ कैवल्यपाद। तो यही थे हमारे पतंजलि कृत योग सूत्र का संक्षिप्त परिचय। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है योग सूत्र के व्याख्याकार। तो स्टूडेंट जैसे कि हमने समझा कि जो योग सूत्र था उसमें सबसे अहम योगदान जो था वो था हमारा महर्षि पतंजलि जी का, लेकिन उससे अलावा भी हमारे अनेक ऐसे विद्वान हैं आधुनिक काल में ऐसे हुए जिन्होंने इसकी व्याख्या करी। तो योगा सूत्र इतना इंपॉर्टेंट है कि कई विद्वानों ने इस पर एक्सप्लेनेशन दिया, जिसमें से प्रमुख आते हैं योग, जिन्होंने योग भाष्य लिखा। सेकंड आते हैं वाचस्पति मिश्र। थर्ड आता है विज्ञान
भिक्षु और फोर्थ आते हैं स्वामी विवेकानंद जी। मतलब कि हर जनरेशन ने इसे और ज्यादा समझाया, सभी जनरेशन ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया। तो यही थे हमारे योग सूत्र के व्याख्याकार। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा समाधिपाद का प्रथम सूत्र। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे प्रथम सूत्र समाधिपाद के बारे में। तो इनका जो प्रथम सूत्र है वो होता है अथ योग अनुशासनम, यानी कि योगा का डिसिप्लिन जो होता है वो, हमारा जो योगा का स्टार्टिंग होता है वो डिसिप्लिन से ही शुरू होता है, यानी कि अब योग का अनुशासन शिक्षा कहा जाता है। तो योग का जो अनुशासन है वो शिक्षा कहा जाता है, यानी कि योगा का जो डिसिप्लिन है वो शुरू होता है हमारा योगा से। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे टीचर क्लास में बोलता है, आप ध्यान से सुनो, मतलब तुम रेडी हो लर्निंग के लिए, सेम पतंजलि बोल रहे हैं कि अब तुम योगा सीखने के लिए रेडी हो, उसे ही कहते हैं वे अतः योगानुशासनम। तो संकेत इसका यही है कि योग का अध्ययन तभी संभव होता है जब साधक इसके योग्य तैयार हो, यानी कि जब किसी साधक का योग करने का मन हो, यानी कि वो तैयार हो, योग्य हो, तभी वो योग कर पाएगा, अदरवाइज वो योग नहीं कर पाएगा। तो यही था हमारा समाधिपाद का प्रथम सूत्र। अब हम बात कर लेते हैं समाधिपाद के द्वितीय सूत्र के बारे में। तो द्वितीय सूत्र क्या कहता है? द्वितीय सूत्र कहता है योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, यानी कि मन की वृत्तियों यानी कि चंचलता का विरोध करना ही योग है। तो माइंड की जो एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करना ही योगा है। तो उन्होंने चित्त की 5 वृत्तियां बताई। पहले बताया प्रमाण, जिसे कि वे करेक्ट नॉलेज कहते हैं। सेकंड बताया उन्होंने विपर्य, जो कि एक रॉन्ग नॉलेज होती है। थर्ड बताया विकल्प, जो कि एक इमेजिनेशन होती है। फोर्थ आप बताया निद्रा यानी कि स्लीप, और फिफ्थ बताया स्मृति यानी कि जो हमारी मेमोरी, जो हमारी यादें होती है। तो योग इन वृत्तियों को नियंत्रित कर साधक को शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। तो आप इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा आप पढ़ रहे हो, सडनली आपके याद आता है कि रील देखनी है, फिर आपको इमेजिनेशन स्टार्ट हो जाता है, फिर डिस्ट्रैक्शन होता है। तो एक जैसे कि आपने देखा होगा, आप जब भी आपका ब्रेकअप होता है तो आपने देखा होगा कि क्या होता है, आपको उसकी यादें आती रहती है, आप पढ़ नहीं पाते। तो योगा क्या करता है? तो योगा इन सबको कंट्रोल करता है। तो यही था हमारा समाधिपाद का द्वितीय सूत्र। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है योग के लाभ एवं प्रभाव को लेकर। तो अब हम समझ लेते हैं कि योग के लाभ क्या क्या है और उसका प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है। तो जो योग है उसके बेनिफिट्स हमें 4 लेवल पे देखने को मिलते हैं। पहला शारीरिक, सेकंड मानसिक, थर्ड सामाजिक और फोर्थ आध्यात्मिक। तो शारीरिक में क्या होगा? फिजिकल में क्या होगा? शरीर निरोगी और लचीला होगा, यानी कि जो बॉडी है वो हेल्थी रहेगी, निरोगी भी रहेगी और लचीली भी रहेगी। सेकंड आएगा मानसिक, यानी कि एकाग्रता, धैर्य और शांति मिलती है, यानी कि जो फोकस और पीस है वो हमें देखने को मिलती है। थर्ड आता है सामाजिक, यानी कि सोशल, नैतिक जीवन से स्थित और सौहार्द भी बढ़ता है, यानी कि जो बिहेवियर है वो बेटर होता है। फोर्थ आता है आध्यात्मिक, यानी कि आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति। तो सेल्फ रियलाइजेशन जो होता है वो हमारे आध्यात्मिक प्रभाव होता है। तो यही थे हमारे योग के लाभ एवं प्रभाव। इसके बाद आप इसको समझिएगा एक निष्कर्ष के रूप में। तो निष्कर्ष से पहले आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी ये समझ देता हूं, यानी कि अगर आपको स्ट्रेस है तो भी आप योगा कीजिए, आपको एंगर इश्यू है तो भी आप योगा कीजिए, आपको किसी चीज को लेकर कंफ्यूजन है तो भी आप योगा कीजिएगा। मतलब कि जो योगा है वो एक लाइफ मैनेजमेंट सिस्टम के रूप में देखा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से सारांश, एक छोटे से कंक्लूजन की। तो सारांश में हम बात करेंगे एक क्विक रिवीजन के बारे में। तो पतंजलि योग सूत्र योग दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है, यानी कि योग सूत्र जो है वो हमारे योगा का बेस है। यहाँ पर जो पतंजलि है उनको इनका फाउंडर ऑफ सिस्टम कहा जाता है, यानी कि महर्षि पतंजलि जी ने पतंजलि योग सूत्र दिया है। तो यहाँ पर जो योग है उसने को इन्होंने बताया चित्त वृद्धि निरोध, अर्थात जो हमारे माइंड को कंट्रोल करना ही योग है। इसको 4 पादों में उन्होंने बताया, समाधि, साधन, विभूति और कैवल्य। वो प्रथम जो 2 सूत्र है वे योग के सार को स्पष्ट करते हैं। तो योग से हमें बेनिफिट क्या हुआ, साधना से क्या हुआ? तो इससे हमें हर क्षेत्र में, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे आत्मिक हो, सभी क्षेत्र में हमें बेनिफिट मिलता है, सभी क्षेत्रों पर लाभ मिलता है। तो योगा जो है वो सिर्फ एक बॉडी एक्सरसाइज नहीं बल्कि माइंड और लाइफ कंट्रोल का भी एक साइंस है। तो यही था स्टूडेंट हमारा एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 3। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर आता है वो हमारा आता है यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4।
तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे यूनिट नंबर सेकंड के चैप्टर नंबर 4 के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे चक्र साधना के बारे में। तो स्टूडेंट, क्या आपको लगता है कि जो बॉडी है वो सिर्फ मसल्स और बोन से बनी है, या फिर इसके अंदर और भी कोई हिडन एनर्जी सिस्टम भी है? तो आज की वीडियो में हम जानेंगे ह्यूमन बॉडी के 7 पावरफुल एनर्जी सेंटर्स, जिन्हें हम चक्र कहते हैं। तो ये आपकी लाइफ को कैसे कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो हम सबसे पहले एक छोटी सी प्रस्तावना से कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि जो मानव शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो सिर्फ एक फिजिकल ही नहीं होती बल्कि एक एनर्जी सिस्टम होती है। तो मानव शरीर केवल भौतिक अंगों का समूह नहीं, इसमें सूक्ष्म ऊर्जा तंत्र भी मौजूद है। तो ह्यूमन बॉडी सिर्फ फिजिकल नहीं होती, इसके अंदर एक एनर्जी सिस्टम यानी कि ऊर्जा तंत्र भी होता है। तो इसी ऊर्जा तंत्र में सप्त चक्र 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र माने गए हैं। तो जो हमारा ये एनर्जी सिस्टम है, इसमें हमारे एनर्जी सेंटर्स होते हैं, जो कि हमारे 7 मेन चक्र के रूप में हम देखते हैं। तो ये इसी तरीके से है, जैसे कि आप देखिए, आपका कोई आपका जो आपकी बॉडी है वो एक मोबाइल फोन है। तो यहाँ पर जो बॉडी है वो हार्डवेयर है, आपका जो माइंड है वो सॉफ्टवेयर है, और जो आपके चक्र है वे आपकी बैटरी के रूप में है। अगर आपकी बैटरी वीक है तो फोन स्लो होगा, और अगर बैटरी स्ट्रोंग है तो जो परफॉर्मेंस है वो टॉप होगा। तो सेम इसी तरीके से हमारा बॉडी में भी होता है। तो स्टूडेंट, यही हमारे ऊर्जा तंत्र में सप्त चक्र थे। अब इसका हम उद्देश्य समझ लेते हैं कि चक्र साधना का जो गोल है वो आखिर है क्या। तो चक्र साधना का उद्देश्य है इन केंद्रों को जागृत करके साधक को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाना है। यानी कि इन चक्रों को एक्टिवेट करना ही चक्र साधना का उद्देश्य है। एनर्जी फ्लो को बैलेंस करना और लाइफ को इंप्रूव करना, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, चाहे मेंटल लेवल पे, चाहे हमारे आध्यात्मिक लेवल पर, हर लेवल पर लाइफ को इंप्रूव करना ही हमारा चक्र साधना का मुख्य उद्देश्य है। तो यही था हमारा एक छोटा सा परिचय। परिचय के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सप्त चक्र साधना को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं सप्त चक्र साधना के बारे में। तो शरीर में रीढ़, मेरुदंड के साथ 7 प्रमुख चक्र माने गए हैं। ये चक्र कुंडलिनी शक्ति के जागरण के केंद्र है। तो स्टूडेंट, बॉडी में 7 मेन चक्र होते हैं, जो कि हमारे मेरुदंड, जो कि आप देखें जो हमारा कमर के पीछे होती है, उसका एक अलोंग होते हैं। तो इससे 7 मेन चक्र के बारे में हम बात कर लेते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है मूलाधार चक्र साधना, जिसे हम रूट चक्र भी कहते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि जो हमारा मूलाधार चक्र है वो हमारा आखिर स्थित कहाँ होता है हमारे शरीर में। तो इसका जो स्थान है रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में। तो स्पाइन के जो नीचे होता है उसको यह मूलाधार चक्र कहते हैं, और इसका जो रंग होता है वो लाल होता है, और इसका जो तत्व होता है वो पृथ्वी होता है। और क्वालिटीज की अगर आप बात करें, गुण की अगर बात करें, तो ये हमें स्थिरता, आत्मविश्वास और सुरक्षा देता है, यानी कि स्टेबिलिटी, कॉन्फिडेंस और सिक्योरिटी देता है। तो स्टूडेंट, सोच लीजिएगा, आपको एग्जाम का डर है, अगर कॉन्फिडेंस लो है तो फियर आएगा, अगर ये चक्र स्ट्रॉन्ग है तो जो होगा देखा जाएगा, इससे भय दूर हो जाता है। यानी कि इससे लाभ यही है कि इससे आपका भय दूर होगा, आत्मबल और स्थिरता भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पे जो तत्व है स्टूडेंट, ये आप सोच रहे होंगे कि तत्व पृथ्वी आखिर है क्या। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली इन तत्वों को याद कर लेना है। यानी कि ये आपके जो ऋषि थे, उन्हीं ऋषियों ने इनके तत्व रखे हुए थे, ये आपके रियल लाइफ से कोई मेल नहीं खाते हैं। तो यही थे हमारे मूलाधार चक्र साधना। सेकंड हमारा आता है स्वादिष्ठान चक्र साधना को लेकर। तो स्वादिष्ठान चक्र कहाँ होता है स्टूडेंट हमारा, ये आपका होता है नाभि के नीचे। तो जो हमारी जननेंद्रिय होती है उनके पास होता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र साधना, और इसका जो रंग होता है वो नारंगी होता है, और तत्व होता है जल। यानी कि इसके जो गुण है वे होती है रचनात्मकता, आनंद, भावनात्मक संतुलन, यानी कि क्रिएटिविटी, इमोशंस, हैप्पीनेस, ये सब हमारे स्वादिष्ठान चक्र साधना से ही जुड़े होते हैं। तो अगर आप देखें, जैसे आपका मूड स्विंग्स हो गया या ओवर थिंकिंग हो गई, तो ये सब आपके स्वादिष्ठान चक्र की वजह से ही होता है। तो इसका जो लाभ है वो यही होता है कि नकारात्मक भावनाएं नियंत्रित होती है, जीवन में उत्साह आता है। तो ये जो चक्र है अगर ये बैलेंस होगा तो लाइफ में जो इंजॉयमेंट और पॉजिटिविटी है वो और ज्यादा आएगी। तो यही था हमारा स्वादिष्ठान चक्र साधना।
इसके बाद जो थर्ड आता है चक्र वो आता है मणिपूरक चक्र साधना। तो अब हम बात कर लेते हैं मणिपुर चक्र साधना के बारे में, मणिपूरक चक्र साधना के। तो इसकी जो लोकेशन यानी कि इसका जो स्थान रहता है वो आता है नाभि क्षेत्र में, यानी कि नाभि के पास में, नाभि का जो क्षेत्र होता है उसे ही हम मणिपूरक चक्र साधना कहते हैं। इसका रंग पीला होता है और तत्व होता है इसका अग्नि। तो गुण क्या होते हैं इसके? इसके गुण होते हैं इच्छा शक्ति, आत्मनियंत्रण और ऊर्जा, यानी कि वेल पावर, कॉन्फिडेंस, एनर्जी, ये सभी इसके गुण होते हैं। और इससे लाभ क्या होगा? इससे जो हमारा पाचन है, जो हमारा डाइजेस्ट सिस्टम है वो सुधरता है, साथ साथ आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता भी बढ़ती है। तो आप एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। मान लीजिएगा आप कहते हैं कल से पढ़ूंगा, आप इस तरीके के कुछ लोग हैं कि आप कल से पढ़ूंगा, तो इससे जो हमारा स्ट्रॉन्ग मणिपुर चक्र है, जो हमारा मणिपुर चक्र है, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी हम जो एक्शन लेना स्टार्ट है वो कर पाएंगे। तो यही था हमारा मणिपूरक चक्र साधना। इसके बाद फोर्थ हमारा आता है अनाहत चक्र साधना। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारा अनाहत, जिसे हम हार्ट चक्र भी कहते हैं। इसकी जो लोकेशन होती है वो हृदय क्षेत्र, यानी कि जो हमारा दिल होता है वहीं पे ये होता है, और रंग होता है इसका हरा, तत्व होता है वायु। लेकिन गुण क्या होते हैं? गुण होता है इसके प्रेम, करुणा और सहानुभूति। तो आप लोग समझिएगा, अगर हमारे हृदय की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, प्रेम, करुणा और सहानुभूति की बात होगी, हमारी फीलिंग्स की बात होगी। तो स्टूडेंट रिलेशनशिप्स में क्या प्रॉब्लम है, ये सभी हमारे जो चक्र है ये उसको स्ट्रॉन्ग करता है। साथ साथ इससे हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, तो लाभ इसका यही है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती है और मन शुद्ध होता है। साथ साथ जो हमारा लव है, यानी कि जो हमारा प्यार है, जो संबंध में मधुरता है, वो भी बढ़ने लगती है। तो यही हमारा अनाहत चक्र साधना है, जो कि आज के स्टूडेंट के लिए अगर आप देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन्हें ही सबसे ज्यादा अपने जो रिलेशनशिप में लव है उसको बढ़ाना होता है। तो यही था हमारा अनाहत चक्र साधना। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा विशुद्धि चक्र साधना को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं विशुद्धि चक्र साधना के बारे में। तो इसका जो लोकेशन होता है वो गले का क्षेत्र होता है। तो जो आपका गले का क्षेत्र होता है वही हमारा विशुद्धि चक्र साधना कहलाता है। इसका रंग होता है नीला, तत्व होता है आकाश, और गुण यानी कि क्वालिटीज क्या क्या होती है? क्वालिटीज अगर गले की बात हो रही होगी तो आप बात करेंगे इसके वाणी, यानी कि हमारे कम्युनिकेशन की। तो वाणी की शक्ति, अभिव्यक्ति और सत्य, ये सभी इसके गुण होते हैं। मान लीजिएगा अगर आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं तो आपको जो आपका विशुद्धि चक्र साधना उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे। तो इससे लाभ क्या है? इससे लाभ यही है कि बोलने में भी स्पष्टता आती है, गायन में भी सुधार आता है, और आत्म अभिव्यक्ति की जो शक्ति है वो भी बढ़ती है। तो यही था हमारा विशुद्धि चक्र साधना। इसके बाद नेक्स्ट आता है आज्ञा चक्र साधना। तो अब हम बात कर लेते हैं आज्ञा चक्र साधना के बारे में, कि आज्ञा चक्र जिसे हम थर्ड आई भी कहते हैं, तो इसका जो स्थान होता है वो होता है दोनों बाहों के बीच त्रिकुटी आज्ञा केंद्र, यानी कि जो आपकी जो आईब्रो होती है उनके बीच में जो स्थान होता है जहां पे आप टीका लगाते हैं उससे थोड़ा नीचे, उसी को ही हम आज्ञा चक्र साधना कहते हैं। और इसका रंग होता है नीला और बैंगनी, और गुण होते हैं यानी कि इसकी जो क्वालिटीज है स्टूडेंट, वे होते हैं हमारे फोकस, इंस्टीट्यूशन और डिसीजन मेकिंग, यानी कि एकाग्रता, विवेक और अंतर्ज्ञान। और इससे लाभ यही होगा कि ध्यान में गहराई आएगी, निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है क्या करूं लाइफ में, तो आपको अपना जो आज्ञा चक्र साधना है उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, तभी आप क्लैरिटी और राइट डिसीजन ले पाएंगे। तो यही था हमारा आज्ञा चक्र साधना। इसके बाद नेक्स्ट आता है सहस्त्रार चक्र साधना। तो सहस्त्रार चक्र साधना कहाँ होता है स्टूडेंट? ये हमारा होता है सिर का शीर्ष, यानी कि जो हमारा ब्रह्मरंध्र होता है, यानी कि जो हमारे सिर का सबसे टॉप फ्लोर होता है, उसी हम सहस्त्रार चक्र साधना कहते हैं। इसका रंग क्या है? इसका रंग श्वेत और बैंगनी होता है। गुण क्या है? गुण है आध्यात्म, ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष, यानी कि जो हमारा पीस है, जो हमारा इनलाइटमेंट है, वे सभी इसकी क्वालिटीज होती है। और इससे हमारा जो लाभ है वो होता है साधक को परमात्मा से एकत्व का अनुभव भी होता है। तो इनर पीस अगर आपको चाहिए, ओवर थिंकिंग बंद करना है, तो ये आपको चक्र एक्टिवेट करना पड़ेगा, तभी आप फुल केम क्लैरिटी पा सकते हो। तो यही था हमारा सहस्त्रार चक्र साधना, जिसके साथ ही हमारे जो ये चक्र साधना थे साथ ये खत्म होते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा सारांश आता है, जिसमें हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो चक्र साधना जो है वो हमारे योगा का महत्वपूर्ण अंग है, और ये जो साधना है ये इसमें हमारे 7 चक्र होते हैं, जो कि हमारी ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करते हैं और हमें शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान भी प्राप्त करते हैं। तो अगर इन्हें बैलेंस करना है तो तभी हम एक बेटर लाइफ जी
पाएंगे। और हर चक्र का एक स्पेसिफिक पावर होता है, यानी कि मूलाधार से सहस्त्रार्थ तक चक्रों की साधना साधक को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाती है। तो स्टूडेंट सोच लीजिएगा, एक स्टूडेंट है, उसको अगर वो अपने रूट चक्र स्ट्रॉन्ग कर लेता है तो वो कॉन्फिडेंस रखता है, अगर वो मणिपूरक स्ट्रॉन्ग कर लेता है तो वो एक्शन भी ले सकता है, और अगर वो अपना अंजन स्ट्रॉन्ग कर लेता है तो वो फोकस भी बेस्ट रखता है। यानी कि रिजल्ट क्या होगा, वो सक्सेसफुली गारंटीड, हमारा जो सक्सेस होगी उसको गारंटी से मिलेगी। तो अगर एनर्जी कंट्रोल कर ली तो जो लाइफ है वो भी कंट्रोल में आ जाएगी। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, एक छोटा सा सारांश, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। तो सॉरी, यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4। तो यही था हमारा यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 4, जिसके साथ ही हमारा यूनिट नंबर 2 भी कंप्लीट होती है, क्योंकि यूनिट नंबर 2 में हमारे 2 ही चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो यही थी हमारी सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट और लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 3 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।